नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। आज मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से हिमांशु नोटियाल, जिनका हाल ही में यूपीपीसीएसजे 2022 में सिलेक्शन हुआ है। और हिमांशु जी ने अपने पहले ही प्रयास में 124वीं 124 जो है रैंक सिक्योर की है। हिमांशु जी, आपको पूरे टारगेट फॉर आईक्यू परिवार की तरफ से और मैं सत्येंद्र आपको कॉन्ग्रेचुलेट विश करता हूँ और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। हिमांशु, पहला अटैम्प्ट था आपका और मीडियम? सर मेरा इंग्लिश मीडियम है सर। इंग्लिश मीडियम। यस सर। सफलता मिलने के बाद अब कैसा लग रहा है? सर फाइनली स्टूडेंट वाली लाइफ ख़त्म हो गई है हमारी कि बहुत टाइम से स्ट्रगल चल रहा था। 2018 में मेरी लॉ पास आउट हुई थी, तो सर तब से अब 2023 में हमारी इतनी लेट वैकेंसी आई सर, तभी फाइनली अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। रिजल्ट वाले दिन, रिजल्ट से पहले का मोमेंट क्या था? जैसे रिजल्ट देखा उसका मोमेंट क्या था? तो सर पूरी बॉडी शिविर करने लगी कि अब क्या करें क्या ना करें। फिर पेरेंट्स को बताया सर, मैं घर पर ही था जब रिजल्ट आया। मतलब गांव में? घर पर अपने सर, सहारनपुर में हमारा प्रॉपर गाँव घर है। तो मम्मी को बताया तो मम्मी को भरोसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने पीडीएफ में देखा सर, फिर बिलीव हुआ सर थोड़ा थोड़ा कि हाँ हो गया है। हो गया है। तो मतलब घर वालों का रिएक्शन कैसा था? मतलब सर एक्सपेक्टेड था उन्हें कि हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। मुझे डाउट था बट घर वालों को था सर। अच्छा, चलिए। अच्छा, अब आपके बारे में लोग जानना चाहेंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। अब बात करते हैं आपके एकेडमिक को लेकर। तो ये जर्नी कब से स्टार्ट हुई? आपके एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर मैंने 12th अपनी बिजनौर के मोडायरा पब्लिक स्कूल से 12th पास आउट किया सर। पीसीएम ग्रुप था मेरा, साइंस बैकग्राउंड से था सर मैं। फिर लक बाई चांस सर मेरे फादर जरा पुलिस में है, तो सर वो लॉ बैकग्राउंड से होकर थोड़ा सा, तो सर मैं पुलिस स्टेशन में थाने के अंदर रहा हूँ सर, फैमिली क्वार्टर्स में। तो वहाँ पर सर मैंने थोड़ा सा लीगल सिस्टम देखा है कि कैसा कैसा लीगल सिस्टम चलता है, कि जो रेप है, रेप विक्टिम है, अटेम्प्ट टू मर्डर, सर सबके एक्यूज भी और विक्टिम भी सर मेरे सामने बैठे हैं। मुझे तब कोर्ट कचहरी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो तब पता चला था कि पुलिस बनने से ही न्याय मिलता है। तो सर मैं तब पुलिस में जाना चाहता था। फिर थोड़े दिनों बाद पापा जी की पोस्टिंग हुई कोर्ट के अंदर, तो तब पता चला कि कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग, थाने के बाद की सारी प्रोसीडिंग कोर्ट में चलती है। तो फिर सर हम जुडिशरी में थोड़ा सा एंगेज हो गए। तो ये जुडिशरी का मतलब आपको तब से आया? थोड़ा सा आइडिया हो गया। तो फिर आफ्टर 12th तो सर मैंने फिर BLLB में एडमिशन लिया विवेक कॉलेज ऑफ लॉ बिजनौर में। सर 5 ईयर मैंने लॉ अपनी कंप्लीट किया और 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद सर मैं मेरिट में आ गया। यहाँ पर सर मैंने फिर 2 इयर्स कंटिन्यूसली पवित्र नारायण सर के यहाँ लॉ पॉइंट में मेरिट में कोचिंग करी। और सर उसके बाद मैंने सर अटेम्प्ट दिया अपना यूपी में। तो सर मेरा 2018 वाली वैकेंसीज में सर एज नहीं हुई थी, 6 मंथ्स और 7 मंथ के अराउंड मेरी एज कम थी। तो देर आफ्टर सर मैंने एमपी के लिए अप्लाई किया। एमपी में मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर सर तब से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में। कौन से इंटरव्यू और मेंस दे रखे हैं आपने? सर मैंने एमपी में 2 बार मेंस दिए हैं। अच्छा। एक बार इंटरव्यू कॉल हुआ है, बस जजमेंट राइटिंग मेरा थोड़ा सा ख़राब रहा, तो इसलिए सर मेरा एमपी में नहीं हो पाया। और सर फिर मैंने दोनों बार, अभी जो 17 वैकेंसी में 2020 में एपीओ हुआ था, तो सर उसका मैंने इंटरव्यू दिया था। तो सर उसमें मेरा 0 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ओके, वो कैसे? मतलब 0 मार्क्स मतलब अकॉर्डिंग टू एज? सर जितने बच्चों के मार्क्स जो कट ऑफ थी, तो मेरी और सेलेक्टेड 17 बच्चे की जो रैंक थी वो सर हम दोनों की इक्वल थी। तो उनकी एज ज़्यादा थी मेरे से, तो एक रूल है कि जिनकी एज ज़्यादा होगी उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सर इसलिए प्यारे साथियों, आप लोग देख रहे हैं हिमांशु जी की जो स्ट्रगल है उसमें किस तरह की बाधा आई है। मतलब पहले यूपी जुडिशरी जब देना चाह रहे थे तो एज कम थी, हालांकि इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया। फिर एमपी में इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। मेंस दिया, नहीं हुआ। यूपी एपीओ में सब कुछ हो जाता है। मेरिट में नाम, जो मेरिट थी वो इनके मार्क्स को लाई कर रही थी, परंतु क्योंकि एज कम थी तो सीनियरिटी के आधार पर किसी अदर कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी गई और फिर उनका सिलेक्शन हुआ और हिमांशु जी का सिलेक्शन नहीं हुआ। पर फिर भी इस मोड़ पर हिमांशु जी ने हार नहीं मानी। मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि चाहे कैसी ही मुसीबत आए, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आएँ, यदि आप लोग लगे रहेंगे, अभी हिमांशु जी से इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होना ही होना है। हिमांशु, जब आपको लगातार बैक टू बैक 2018 से 2022-23 तक आपको असफलताएं मिलती रही, उस सिचुएशन में आपने अपने आप को कैसे संभाला? सर असफलताएं तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वो है ना, मेरे रिजल्ट आते रहे हमेशा। जैसे मैंने पहला अपना प्री दिया तो मुझे पता था प्री कैसे निकालना है, तो सर मेरा प्री हो गया। फिर सर मेंस जब हुआ तो सर मेरा जब फर्स्ट मेंस ही लिखने पे गया तो सर मेरा मेंस भी हो गया। इंटरव्यू से सर मैं किसी कारणवश रह गया, क्योंकि मुझे अपने लैकुना पता था। फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था। हाँ, लैकुना सर मुझे पता था कि मेरे ना होने का कारण क्या है, उस पर मैं वर्क कर ही नहीं रहा था। क्योंकि एट द एंड मुझे सिर्फ एक टारगेट था कि यूपी की जुडिशरी की वैकेंसी आने से पहले मैं अदर स्टेट का बस एक इंटरव्यू दे दूँ
और एपीयू में सर मेरा वैसे भी फोकस ज़्यादा नहीं था, बस इंटरव्यू तक जा रहा था मैं। तो एपीयू में 17 वैकेंसी में भी इंटरव्यू हुआ सर। अभी 2023 में जब अभी 2 महीने पहले जून में इंटरव्यू था सर, तो मैंने उसका भी इंटरव्यू दिया। फिर सर उसमें भी रह गए। फिर अब जुडिशरी का इंटरव्यू सर, इसमें मुझे पहले से पता था कि मेरा हो जाएगा। अच्छा, मतलब कंफर्म थोड़ा सा आइडिया था। अच्छा, एग्ज़ाम देने के बाद पता चल गया था। चलिए अब बात करते हैं यूपीपीसीएस जे के बारे में। नोटिफिकेशन आ जाता है, प्रिपरेशन, हालांकि आप लोग एपीओ दे चुके हैं, मेंस दिया है एमपी में। इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट करी? प्रीलिम्स को लेकर आपकी क्या रणनीति रही? सर एक छोटी सी स्टोरी बताऊँ? हाँ बिल्कुल श्योर। सर हमारा अप्रैल में 2022 के अप्रैल में सॉरी अगस्त में, एडिट कर लेना भैया, अगस्त में 2022 के 21 अगस्त में हमारा प्री था एपीओ का। सर उसका मेंस था हमारा 9-10 जनवरी में। और सर 9-10 जनवरी के बाद हमारा 12 फरवरी में सर जुडिशरी का प्री था। तो सर 1 मंथ ही बचा हुआ था। बच्चों की नोटिफिकेशन तो 10 दिसंबर में ही आ गई थी। सर मेरे लिए तो 12 जनवरी से स्टार्ट हुई सर पढ़ाई, क्योंकि मैं तो एपीओ के मेंस में लगा रहा ना सर। तो सबको तो ज़्यादा टाइम मिला प्रिपरेशन करने के लिए, 2 मंथ, मुझे 1 मंथ से भी कम मिला। बीच में सर मेरे एलएलएम के भी कंटिन्यूसली एग्जाम थे, इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है। तो बट उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करके सर मैं 28 दिन में सर मैं 26 दिन नहाया भी नहीं, ऐसी कंडीशन हो गई थी, क्योंकि ठंड थी सर जनवरी में। बट सर लकीली मेरा प्री हो गया था सर, मेरे 294 मार्क्स थे प्री में। तो सर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा जीएस पेपर के लिए। जीएस पेपर के लिए सर वो है ना, हमारा एग्जाम जो प्रीलिम्स होता है वो 450 मार्क्स का हमारा प्री होता है, और हमारी कट ऑफ जो हो जाती है वो 300 मार्क्स भी कभी नहीं जाती। और 300 मार्क्स का हमारा लॉ का सेक्शन आता है, 150 मार्क्स का हमारा जीएस का सेक्शन आता है। तो सर मैंने लॉ पर इतनी कमांड कर ली थी कि मुझे जीएस पर डिपेंडेंसी मेरी बहुत ही कम थी। मैं अपना जीएस में 150 में से 50 मार्क्स के अराउंड ही अपना कैरी करता था, जिसमें करंट अफेयर हो जाती थी, पॉलिटी हो जाती थी और हिस्ट्री करता था। सर मैंने ज्योग्राफी भी नहीं करी, इकोनॉमिक्स भी कभी नहीं करी, बस करंट अफेयर, हिस्ट्री और सर जो पॉलिटी के सेक्शन है बस सर वो किए मैंने, उसी से हो गया। और सर जो लॉ वाला सेक्शन है, लॉ वाले सेक्शन में 150 क्वेश्चन है 300 मार्क्स के, उसमें 300 में से 150 क्वेश्चन में से मेरे 130 क्वेश्चंस पर कमांड रहती थी कि मेरे 130 उधर क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो 260 मार्क्स तक गेन करेंगे, और उधर सर 50 क्वेश्चंस मेरे हो जाएंगे, तो उसमें मेरे सर 46 हो गए थे, तो मेरे ओवरऑल 294 आ गए थे सर। प्रीलिम्स निकालने के लिए केवल एक कीवर्ड में ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये काम कर ले तो प्री निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू यू? सर जैसे प्री का जो एग्जाम का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके ही हो सकता है, उसे डिस्क्रिप्टिव पढ़ के नहीं हो सकता। और सर जब डिस्क्रिप्टिव आंसर है मतलब मीन्स उसमें ऑब्जेक्टिव करके नहीं हो सकता। तो सर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने ज़्यादा करे हैं, मैंने हर स्टेट के, हर सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के इतनी बार क्वेश्चन करे हैं। सोर्स क्या रहे आपके? सर जैसे बहुत सारी सर मार्केट में बुक्स अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो मैं सर रेगुलरली मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डे 4 to 5 आवर्स किए हैं सर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैंने सर 10 टाइम्स किया है, कि मुझे वो क्वेश्चन जब मैं एग्जाम में पढ़ता था मुझे ऑप्शन बाद में देखने पड़ते थे, आंसर पहले क्लिक हो जाता था। तो इसलिए सर मेरे एग्जाम अगर 2 आवर्स का है तो मेरा 1 आवर 10 मिनट 20 मिनट तक हो जाता था। उसके बाद जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट होता था वो डाउट मैं बाद में करता था। तो सर वो है, मैंने प्री पर ऑब्जेक्टिव पर इतनी कमांड करी, क्योंकि एक फंडामेंटल रूल है सर मेरा, प्री बार बार निकालते रहो, प्री ना रुके। मेंस में हमें ये नहीं पता हम कहाँ पर पिक हो जाए, मतलब मैं एमपी में भी हो सकता था सर, एपीओ में भी हो सकता था, हरियाणा का मैंने मेंस छोड़ दिया, क्या पता हरियाणा में हो जाता। सही बात। बट प्री अगर निकालते रहेंगे ना तो सर कहीं नहीं पता, लक है सर थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, चलिए ये तो प्रीलिम्स को जीएस पेपर के लिए हो गए, करंट अफेयर के लिए क्या क्या सोर्सेज रहे आपके? सर सबसे पहले तो सर आप ही हैं, जब भी हम कभी एग्ज़ाम देने जाते थे सर, जैसे लखनऊ जा रहे हैं, हमारा सेंटर लखनऊ होता था, मेंस का लखनऊ हमें जाना पड़ रहा है, तो हमने सर की बहुत सारी वीडियोस देखी, सर करंट अफेयर पर अपनी क्लासेस देते थे, हिस्ट्री की देते थे, ज्योग्राफी की देते थे, तो हम सारी की सारी डाउनलोड करके ट्रेन में बस उसे ही सुनते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, और वो पहले से ही सुन रहे हैं हम सर, ये नहीं कि उसी दिन ही सुन रहे हैं, हम आपके टच में आज से नहीं सर 2019 से टच में है, रेगुलरली आपकी वीडियो देख रहे हैं। पर्सनली आज फर्स्ट टाइम आपसे मिलना हुआ, बट जीएस का तो मेन रोल एक तो आपका है सर, और सर स्पीडी भी आती है मार्केट में, परीक्षा मंथन आती है, दृष्टि आती है, सर मैंने करंट अफेयर पे ज़्यादा रिलाई किया, और इस बार जीएस में थोड़ा सा सर 9 सब्जेक्ट हमारे लॉ के ऐड हुए, तो वो 9 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लिए सर मैंने। जीएस पे फिर भी डिपेंडेंसी मेरी थोड़ी सी कम है, तो हमें 9 माइनर ऐड की वजह से। अच्छा चलिए ये तो जीएस की बात हो गई, अब हमें बताइएगा लॉ पेपर प्रीलिम्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? आप ये भी बताइए मुझे, क्या नोट्स प्री के अलग बनाने चाहिए, मेंस के अलग बनाने चाहिए? आपका क्या तरीका था और क्या रणनीति थी? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जैसे मैंने अभी बताया कि प्री निकलना चाहिए सबसे पहले, तो सर 2016 में सर जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने लास्ट के अपने ग्रेजुएशन के 5th ईयर
और फोर्थ ईयर, जो फोर्थ और फिफ्थ ईयर है, उसमें सिर्फ मैंने सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे। और सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने ज़्यादा करे कि किसी भी स्टेट के, किसी भी एग्जाम के जो लॉ वाले क्वेश्चन हैं वो मैंने सभी कर रखे थे, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, सर नीचे केरला भी हो, मैंने सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रखे थे। अच्छा, कितने हज़ार कर लिए होंगे ऑब्जेक्टिव, ऐसे लमसम आइडिया ले तो? आइडिया नहीं है सर। अच्छा, चलिए कोई नहीं। एक बुक को सर पता नहीं कितनी बार पढ़ा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो लॉ के लिए बस मेन फोकस रखना है, अगर आप कहना चाह रहे हैं तो केवल एमसीक्यू। प्री क्वेश्चन को निकालने के लिए सर एमसीक्यू ही चाहिए, है ना सर। डिस्क्रिप्टिव पढ़ के हम प्री नहीं निकाल सकते, माइंड को भी वैसे ही बनना पड़ता है। और जब मेंस आता है तो प्री नहीं पढ़ सकता सर मैं, प्री के अकॉर्डिंग वो वाले क्वेश्चन से नहीं हो पाएंगे। वो वन वर्ड चाहिए सर, वो 4 में से एक ऑप्शन वो या तो अंदर करवाएगा या बाहर करवाएगा। मेंस में तो हम सर टीचर्स को उल्लू भी बना सकते हैं, बातों में घुमा सकते हैं, पर मेंस प्री में ऑब्जेक्टिव 4 में से एक है। बिल्कुल। तो अच्छा चलिए, ये तो प्रीलिम्स को लेकर बात हो गई, अब आ जाते हैं मेंस को लेकर। मेंस को लेकर आपने क्या रणनीति अपनाई, क्या क्या सोर्सेज थे और क्या तरीका है, आप बताना चाहेंगे, जो आप बीच में 2-3 मेंस दे भी चुके हैं कि भाई मेंस में ये काम कर लो तो मेंस आपका नहीं रुकेगा? सर प्राइमरी सोर्स मेरा बेयरएक्ट ही रहा है, बेयरएक्ट प्राइमरी सोर्स है, बेयरएक्ट से बाहर कभी कोई सा क्वेश्चन नहीं गया। एमपी के मैंने सबसे पहला मेंस जो हुआ सर मेरा, वो एमपी में हुआ, वहाँ पे 12 सब्जेक्ट आते हैं, तो मेरे पर डे 12 सब्जेक्ट में रिवाइज कर लेता था अकॉर्डिंग टू प्री, अकॉर्डिंग टू मेंस सर। बेयरएक्ट से बाहर सर कभी कुछ नहीं गया है सर। बेयरएक्ट पे कमांड करिए, और जो सर थोड़े से डेस्क्रिप्टिव टॉपिक है, जैसे सेक्शन 34 आईपीसी, 149 आईपीसी, ये दोनों एक साथ आते हैं, ये बेयरएक्ट में पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रखा, इनके लिए मैंने सर बुक प्रेफर करिए, इन टॉपिक्स को बुक से पढ़ लिया, जैसे जो रिलेट करने वाले टॉपिक हैं। पर जैसे सर अगर ग्रेव असर्ट आता है तो सर 320 है आईपीसी का, 8 क्लोजेज हैं उसके, सर 8 क्लोजेज लिख दो, ना केस लिखो ना कुछ लिखो, चैप्टर नेम बता दो कि चैप्टर 16 है। अच्छा, तो ये तो मेंस का था आपका। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना जरूरी है? सर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमने अपना मेंस का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है तो आपका 70% सिलेक्शन वही हो गया सर। मतलब अगर मेंस का टाइम मैनेजमेंट पे अगर ध्यान कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इस बार लैंग्वेज का पेपर था, और खासकर पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज थी और इस बार हिंदी लैंग्वेज को भी एड ऑन कर दिया, उसको कैसे मैनेज किया आपने और क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? सर मैंने एपीओ का मेंस दिया है इनसे पहले, 2 मेंस एपीओ के दिए हैं सर, दोनों में मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ। हिंदी व्याकरण उसमें अच्छे से आती है, उसमें भी ऐसे लिखने पड़ता है, प्रेसी करनी पड़ती है, तो सर व्याकरण एडिशनल है। पर जुडिशरी का जो मेंस है सर उसमें व्याकरण नहीं है, वहाँ तो ऐसे है सर, प्रेसी राइटिंग या ट्रांसलेशन है। तो सर वो मेरी हिंदी कवर सर एपीओ के मेंस ने करा दी थी। सर मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज यही रहा है कि यूपी का एग्जाम देने से पहले, यूपी की वैकेंसी अनसर्टेन है सर, पता नहीं कब की कब आएगी, कि यूपी का एग्जाम आने से पहले आप किसी अदर स्टेट में प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों का एक एक्सपीरियंस ले लीजिए, जिससे आपको यूपी में जाने की आवश्यकता ना पड़े, वहाँ पे किसी चीज़ का डर ना रहे, सबका एक्सपीरियंस आपके पास पहले से रहे। जैसे बच्चे इंटरव्यू में मॉक लेने जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस एनहेंस करने के लिए जाते हैं, बट सर मैंने कभी कोई मॉक नहीं दिया एपीओ के किसी भी इंटरव्यू के रिगार्डिंग। मेरा सर पहला इंटरव्यू एमपी में रहा, तो वो सर बिना मॉक के गया, फिर एपीओ हुआ सर, फिर दूसरा एपीओ हुआ, ये थर्ड जुडिशरी का हुआ सर। मॉक के प्लेस पे मैंने एक्चुअली इंटरव्यू फेस कर लिया। अच्छा, तो मॉक की आवश्यकता ही नहीं हुई। वेरी गुड। हाँ, मतलब वो भी एक्सपीरियंस हो गया तो उससे भी फ़ायदा आपको मिल गया। अच्छा चलिए, ये तो लैंग्वेज की बात हो गई, मेंस आपके ऑलमोस्ट ठीक हो गए। आप मुझे बताइए कि मेंस में एट द मोमेंट बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि नोट्स बना लेते हैं बहुत बड़े बड़े और लेके जा रहे हैं पूरे के पूरे एग्ज़ाम हॉल जहाँ रुकते हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि नोट्स छोटे बनाने चाहिए, क्रिप्स होने चाहिए, या कैसे होने चाहिए? आपने कैसे नोट्स बनाए थे? सर सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग है, बट सर मेरा तरीका थोड़ा सा उन बच्चों से, नोट्स बनाने वाले बच्चों से थोड़ा सा अलग है सर। जैसे हम सीबीएसई बोर्ड के हैं तो मैं बचपन से ना स्कूल में लिखना सिखाते हैं बहुत ज़्यादा, तो सर मैंने बचपन से लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, मेरी राइटिंग सर साफ़ है, स्पीड अच्छी है, तो इसकी वजह से मेरा एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। और सर जो बेयरएक्ट है, मेरे सारे नोट्स बेयरएक्ट पर ही हैं, सारे केसेस बेयरएक्ट पर हैं, और बेयरएक्ट से सर बाहर मैंने कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बुक छोड़कर और एक एविडेंस एक्ट की और कोई सी कभी सर बुक भी नहीं पढ़ी है मैंने। अच्छा, सबका सब बेयरएक्ट से ही हो गया सर, कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं पे नोट्स बना लिए, उन्हीं पे सब लिखा हुआ है सर। जो उसमें केसेस मेंशन है बेयरएक्ट में, वही केसेस मेरे प्राइमरी सोर्स है और लैंडमार्क जजमेंट। अच्छा, और रिवीजन? रिवीजन सर, रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मेनली जो सिलेक्शन होने का मेन रीज़न है तो पेरेंट्स का सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। आप जैसे टीचर्स हैं सर, हमारे पास अच्छा एनवायरनमेंट है, ग्रुप बना रखा था हमने, अरे सारे फ्रेंड्स हमारे पढ़ने वाले बहुत अच्छे थे, बट सर हमने ना एक सब्जेक्ट को पढ़कर उसे बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिया। मैंने अगर एक सब्जेक्ट आज कंप्लीट करा है सर, मैंने एक दिन में 12 सब्जेक्ट कंप्लीट करे हैं, पर वो 12 सब्जेक्ट अगर आज हो गए हैं वो कल भी करे हैं, वो परसों भी करे हैं, उससे अगली बार करे हैं। मुझे नहीं पता सर मैंने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट ये कितनी बार पढ़े हैं सर, कोई काउंटलेस है सर ये। अच्छा, मतलब बार बार रिवीजन करेंगे तो फिर सिलेक्शन में कोई बाधा आने वाली नहीं है।
और मैंने मेंस में अपना कैसे किया, मेंस में सर मेरा मेनली करने का रीज़न ये था, कैसा पैटर्न था, मैं ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिखता था, जैसे सीआरपीसी है तो सीआरपीसी का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, और नीचे में एक नोट लिख देता था, हेयर एंड आफ्टर आई विल कॉल्ड एज सीआरपीसी। इससे उन्हें भी थोड़ा सा क्यूट मोमेंट लगेगा वो कि सब्जेक्ट का नाम भी लिख रहा है और ये भी बता रहा है कि आगे इसे सीआरपीसी की तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा। बच्चे डायरेक्टली सीआरपीसी लिख देते हैं। फिर सर जैसे आईपीसी के चैप्टर वो अगेंस्ट बॉडी वाले ऑफेंस से आते हैं, वो चैप्टर 16 है, तो सर मैं चैप्टर 16 लिखता था अगर उस वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया। फिर उसका प्रोविजन लिखता था सर, वो ऊपर ही उन्हें मैंने बोल्ड में बता दिया कि ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है, ये सेक्शन है। फिर उसकी सर मैं डेफिनेशन देता था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर जो बेयर एक्ट की डेफिनेशन वो दी, उस पर कोई लैंडमार्क जजमेंट हुआ, उसके बाद सर वो इंट्रोडक्शन में वहीं पे सम अप कर दिया। क्योंकि सर आंसर हमारे पास इतना बड़ा नहीं आना, बेयर एक्ट से बाहर कुछ नहीं जाता सर, आंसर इतने छोटे हैं हमारे, और हमारे पास टाइम इतना कम है कि हमें अगला क्वेश्चन करना है, हम दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना है अपने आंसर को। बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा एक डाइवर्स आंसर रखेंगे तो आप आगे चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए हिमांशु की, जैसे मीन्स आपका हो जाता है, अब बारी आती है इंटरव्यू की। इससे पहले आप और 3 इंटरव्यू दे चुके, तो कैसा लग रहा था मतलब आपको, और इंटरव्यू का फिर एक्सपीरियंस कैसे रहा वहाँ का? सर जैसा आपने बताया कि मेरा 4th इंटरव्यू है ये, तो सर फर्स्ट इंटरव्यू में तो थोड़ा सा डरा था मैं, बिल्कुल बच्चा था मैं, 21 ईयर्स का था, तो तब मेरा सर इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। 2020 में सर एपीओ का वैकेंसी आई थी, तो सर 17 वैकेंसी में उसमें मुझे 50 में से 35 मार्क्स मिले थे, तो सर वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे। और सर अभी एपीओ के तो भी मार्क्स आए नहीं, और सर ये जुडिशरी के ये भी मार्क्स नहीं आए। बट सर इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है कि वो ना नॉर्मल डिस्कशन है हमारा, वो हमसे हमारी कोई नॉलेज नहीं पूछना चाह रहे, वो बस हमसे नॉर्मली बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। सब कुछ डिपेंड हमारा मेंस के ऊपर है। बस अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ कि प्री तो ऑलवेज निकले, प्री तो कभी ना रुके, और बार बार मेंस देते रहोगे ना, ये नहीं पता कहाँ पर पिक हो जाओगे। इंटरव्यू नॉर्मल डिस्कशन है। मेरे से सर ने कहा कि आपको पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस अपना नॉर्मल ओपिनियन बताइए। जैसे सेडिशन पर उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट तो मना कर रहा है कि सेडिशन का अपराध नहीं होना चाहिए राजद्रोह का, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है होना चाहिए, न्यू जो आईपीसी आई है उसमें भी है वो किसी और नाम से, तो आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, पॉलिटिकली करेक्ट मत होना। तो मैंने उन्हें अपना पर्सनल ओपिनियन बताया, तो उन्होंने मुझे पहले ही इतना कंफर्टेबल फील करा दिया कि आपको डरना नहीं है। और कोई क्वेश्चन जो याद आ रहा हो आपसे पूछे गए? सर इस पर बहुत सारी स्टोरी है सर, क्योंकि मैं ना मुझे बार बार एवरी इंटरव्यू से बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता रहा। जैसे एमपी में ये था कि एमपी में जब उन्होंने क्वेश्चन, मैं अपने क्वेश्चन में ना आंसर में कुछ ऐसा लूप होल देता था कि जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ही आंसर से आ जाए, है ना। जैसे आप मेरे से पूछ रहे आपने लॉ क्यों किया, तो मैं कह रहा हूँ मेरे ब्लड में लॉ है, तो आपके माइंड में आएगा कि ब्लड में लॉ क्यों है, मेरे फादर पुलिस में है सर। तो ऐसे ही मैंने एमपी में बोला कि आपने लॉ में एडमिशन क्यों लिया, तो मैंने बताया सर ब्लड में लॉ है। तो उनके क्वेश्चन लिखे हुए थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, तो एमपी का पता चल गया कि हमारा आंसर कैसे भी मैं दे दूँ, अगला क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। फिर सर एपीओ में इंटरव्यू हुआ, तो यहाँ का सर पैटर्न टोटली अलग। यहाँ पे 3 बोर्ड मेंबर थे, तो उनके पास कोई रिटन क्वेश्चन नहीं थे, वो मेरे क्वेश्चन जो मेरे से पूछ रहे थे उसमें जो मैं आंसर दे रहा था उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वो ऐसे ही चलता रहा। तो सर ये थोड़ा सा यूपी का एक्सपीरियंस था मुझे। फिर सर 2023 में, अभी सर 2 महीने पहले जून में एपीओ का इंटरव्यू था, तो सर वहाँ पे मैंने डीवाई चंद्रचूड़ सर का नाम बोल दिया था किसी रेफरेंस में, तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया, डीवाई चंद्रचूड़ सर का फुल फॉर्म बताइए, तो सर वो बताया। फिर उन्होंने वाईवी चंद्रचूड़ सर का पूछा, वो नाम याद नहीं आया सर, वो बाद में गूगल किया, तो बस एक वही वाला क्वेश्चन रहा जो नहीं आता था, अदरवाइज सब कुछ आता था, नॉर्मली डिस्कस किया उन्होंने। इंटरव्यू में सॉरी बोलना कितना जरूरी है? सॉरी बोलने से मार्क्स कटता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटते। अच्छा। और सर थोड़ा सा एक रेफरेंस और है, 2000 अभी जो 2 मंथ पहले एपीओ का इंटरव्यू हुआ, तो सर जिन्होंने हरीश प्रताप सर है प्रोफेसर, वो जो आयोग के मेंबर है, उन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा, और लक बाय चांस सर मेरा जुडिशरी का भी इंटरव्यू उन्हीं के सामने था। बहुत सारे बच्चों ने बताया, बाद में भी सजेस्ट किया कि बताना नहीं चाहिए, निगेटिव जाएगा, सॉरी नहीं बोलना चाहिए, ये और वो, बट मैंने अपनी सुनी सर, वो जो ना पर्सनली एक्सपीरियंस में करके मुझे पता चल गया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है अंदर। तो जब सर इंटरव्यू ओवर हो गया तो मैंने उनसे बताया भी सर कि सर इट्स एन ऑनर, यू आर टेकिंग माई इंटरव्यू वंस अगेन। तो उन्होंने बोला अच्छा कि मैंने आपका इंटरव्यू पहले भी लिया है, कौन से साल में लिया है। उन्हें ये नहीं पता कि 2 मंथ पहले। मैंने सर 2 मंथ पहले। फिर एपीओ में मैंने यस सर। तो कह रहे अरे तो क्या रहा आपका उसमें? तो मैंने कहा सर उसमें नहीं हो पाया। फिर कोई बात नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट इज फॉर दिस टाइम, कि इस बार आपका हो जाएगा। तो फिर वो सर बाद में जब एनालाइज किया ना मैंने कि उनका ओपिनियन क्या है, तो उनकी बात करने से ये लगा कि वो हमें निकालने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि
क्योंकि उन्हें भी बुरा लगा कि आपका नहीं हुआ उसमें एपीयू में, बट तुम मोटिवेट होकर नेक्स्ट एग्जाम में अपेयर हो रहे हो उनके सामने, क्योंकि वो सेलेक्ट करने के लिए तो बैठे हैं, वो निकाल नहीं रहे। पहले मेरा ओपिनियन ये था कि वो निकालने के लिए बैठे हैं, बट वो वाला ओपिनियन सुनने के बाद कि बड़ा बुरा लगा आपका एपीयू में नहीं हुआ, होपफुली इस बार हो जाएगा। सर हो गया। चलिए ये तो इंटरव्यू का हो गया, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो माता जी और पिताजी है सर, गार्जियन का सबसे बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा। मेरे फादर पुलिस में है, तो सर फाइनेंशियली मुझे अनस्टेबल नहीं था मैं, पैसे का कोई इशू नहीं था। ब्लेस्ड हूँ सर। मेनली रीज़न यही है कि होने का मेन कारण क्या है, पेरेंट्स से अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता रहा, पैसे आते रहे। फिर सर फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत अच्छा था, मेरे साथ वालों में कुछ सिलेक्टेड पहले हो गए 2018 में, कुछ एमपी में हो गए, यूपी में बहुत सारे हैं सर, तो उनसे गाइडेंस मिलती रहती थी। और सर मेरा ग्रुप जो एनवायरनमेंट हो गया, आप टीचर्स हो गए, फिर सर हमारे पवित्र नारायण सर हो गए, उनकी कोचिंग में जाके मैं उनसे पढ़ता नहीं था, बस मैं वहाँ जाके सिर्फ बैठता था, अपना पढ़ता रहता था, इररिलेवेंट जो भी है, जो मुझे अपनी कमी लग रही है। बस जब सर कोई मोटिवेशनल बातें बताते थे, सिर्फ वो वाली बातें सुनता था मैं। कोई कोर्ट की प्रैक्टिस की बात बता रहे हैं, वो सुनता था। पढ़ा क्या रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता, सब्जेक्ट कौन सा है। अच्छा, तो मतलब ये आपने सभी गुरुजनों और सभी पेरेंट्स का, ऑब्वियसली एक सफलता में किसी एक का तो कंट्रीब्यूशन कभी नहीं हो सकता, मतलब हर लेवल पे, चाहे वो दोस्त हैं, फैमिली हैं, पेरेंट्स हैं, और या मेंटर कहें या फिर टीचर कहें, उनका भी अपना होता है। अच्छा, एज ए जुडिशियल एस्पिरेंट्स जिन लोगों का नहीं हुआ है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कि हारना नहीं है, एट द एंड हारना नहीं है। हमें ये नहीं पता हमारा कहाँ पर कब सिलेक्शन हो जाए, हमारी लाइफ में क्या लिखा है, जो लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। मैंने भी भगवान को बहुत गालियाँ दी है सर, कि नहीं हुआ, इस बार फिर रह गया, क्योंकि सर जब फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू हो जाना, और उसके बाद सर 2023, सर वो एक छोटी सी लाइन है, 19 आईपीसी में जज की डेफिनेशन है। 2019 में सर मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ, मुझे लगा जज बन गया मैं, नहीं हुआ। 2020 में सोचा कि चलो कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन है, कोर्ट ऑफ जस्टिस बन जाएंगे, नहीं हुआ। 21 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है, मैंने चलो 2021 में बन जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट बन जाएंगे, नहीं हुआ। 2022 तो सर मेरी लाइफ का वर्स्ट ईयर है। उस ईयर में मेरा कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं हुआ, बस एपीओ का प्री क्लियर हुआ और कुछ नहीं हुआ। वो उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी था, तो सोच लिया था कि अब तो बोरिया बिस्तरा बांध के मूव हो जाना है यहाँ से, पर वो जुडिशरी की जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ गई, तो 23 में सर रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस है, बन गया सर। चलिए बहुत बढ़िया तो ऐसे मोटिवेट करता रहा सर मैं अपना आपको कि एक ईयर है, इस ईयर में हो जाएगा, इस ईयर में हो जाएगा, मतलब कहानी को भी सेक्शन से रिलेट करके रखा। यस सर। प्यारे साथियों, हिमांशु मेरठ में ही रहते हैं, पढ़ाई करी है इन्होंने, और इनसे बात हुई थी तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एंड इन्होंने ऐसे पहले कैंडिडेट मिले हैं मुझे जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी जो है एक नोट्स में लिख रखी है, मींस इतने इमोशनली कनेक्टेड हैं जुडिशरी के एग्ज़ाम को लेकर, कब एग्ज़ाम देने गए, कौन सी डेट में प्री था, मेंस कब था, और क्या क्या उसमें इंसिडेंट जुड़े हैं, किन किन टीचर से क्या क्या मदद ली, किन किन दोस्तों से क्या क्या डिस्कशन हुआ। तो ये ऑफिस में लेके आए हैं पेज दिखाने के लिए मुझे, आई थिंक वो 6-7 पेज है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो हमारी टारगेट फॉर आई क्योंकि एक मैगजीन आएगी, उसमें मैं हिमांशु जी के ये जो बातें हैं, और इन्होंने उसमें स्ट्रेटजी भी लिखी है कि कैसे प्री में क्या करा, मेंस में क्या करा, जो आपको अभी शेयर भी किया है पूरी ब्रीफली 5-7 पेज में वो बताइए, तो मैं डेफिनेटली मौका मिलेगा तो आप लोगों के साथ वो मैं शेयर करूँगा। हिमांशु कोई और मैसेज? यस सर, एक लाइन और समझानी अगर सर स्टूडेंट सुनते हैं तो, कि देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है प्री का, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव से होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने ज़्यादा करो कि आपको सारे के सारे रट जाए, आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पहले माइंड में आए, उसके बाद ऑप्शन में आंसर ढूंढना है, और उसके बाद वो 3 ऑप्शन काटने हैं जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, उसके बाद आपको सर्किल फिल करना है। क्वेश्चन बाद में फिल करने की आदत मत बनाना, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर वहीं पे फिल कर लिया, टाइम मैनेजमेंट होगा। घर पर इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो कि आपका अगर घर में 20 से 30 मिनट में आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है, तो एग्जाम में वो 1 आवर में हो जाएगा, और 1 आवर में मेरा हुआ है तो आप सबका हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है, उसमें जो क्वेश्चन आपने रिमेनिंग छोड़े हैं जिनमें डाउट है, उन्हें थोड़ा सा सोच कर, क्लासरूम में घूमकर दूसरे बच्चों की OMR सीट देख करके इन्होंने कितने अटेम्प्ट करे हैं, एग्जाम का एनवायरनमेंट का चेक करके कि कितनी कट ऑफ हो सकती है एग्जाम की। जैसे हर एक एग्जाम को प्री निकालने से पहले मुझे कट ऑफ पता थी कि इसकी कितनी कट ऑफ है, और एग्जाम को देते ही एग्जाम सेंटर के बाहर मुझे पता था मेरा प्री निकल गया, तो मुझे रिजल्ट आने के लिए सस्पेंस में नहीं रहना पड़ा। मेंस के लिए बेरेक्ट, मैंने बेरेक्ट का सर कोई सा प्रोविजन नहीं छोड़ा है, कोई सी एक्सप्लेनेशन नहीं छोड़ी है, बुक कोई सी नहीं पढ़ी है, बेरेक्ट, सिर्फ बेरेक्ट। सर केसेस भी बेरेक्ट वाले हैं, अंधाधुन केस याद नहीं करे मैंने कि सर बहुत सारे केसेस याद कर लिए, लैंडमार्क क्योंकि वो याद भी नहीं रहते, लैंडमार्क ही है सर। मुझे केसेस, मुझे बच्चों के याद नाम नहीं होते, केसेस तो बहुत आगे हुए। और सर जब मेरा पहला इंटरव्यू कॉल हुआ ना एमपी में, तो सर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी में केस लिखे हैं,
10 सब्जेक्ट में तो केस भी नहीं लिखे, इंटरव्यू कॉल हो गया ना। स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, मेन चीज़ है स्मार्ट वर्क। बिल्कुल। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को रोक देते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो या फिर सोशल प्रॉब्लम हो, कि भाई नहीं बस रहने दो, अपना घर पे ही काम कर लो, हमारी बस की नहीं है, तुम्हारे कई सारे एग्जाम हो गए तो मुझसे नहीं निकलना। वह हमारे पास ना सर कई सारे एस्पिरेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहले सर मैं उन्हीं के पास गया। पॉइंट ऑफ व्यू यही था क्योंकि पहले मैं भी फेल हुआ हूँ सर, मेरे पास सेलेक्टेड बंदा नहीं आया, तो मुझे बड़ा बुरा लगा था कि यार वो मुझे कंसोल करना चाहिए था। एट द एंड सिलेक्शन होने का सबसे मेन रीज़न हम नहीं है, हमारी मेहनत नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट है। कोई आपकी वीडियो देख रहे हैं बच्चे, हो सकता है एलएलबी में हो या फ्रेशर हो, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर बस यही मैसेज है कि आज से अपना पेन उठाइए, बैरक उठाइए और आज से ही लग जाइए, अपने सीनियर से अच्छी एडवाइस लीजिए जो आपके एनवायरनमेंट में है, और अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। मेनली सर रिवीजन ही है, सबसे मेन सोर्स ही रिवीजन है सर। प्यारे साथियों, हमारे साथ थे हिमांशु नोटियाल जिनकी 124वीं रैंक आई है, आज टारगेट फॉर IQ के ऑफिस में आए थे। एंड यदि आपका कोई इनसे क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हिमांशु से बात करके उसका रिप्लाई करा दूंगा। उम्मीद है कि इनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और हिमांशु ने MP इंटरव्यू और UP इंटरव्यू 3 इंटरव्यू दिए, चौथे में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, हिम्मत नहीं हारी है और अपने सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो भी इन्होंने रिसोर्सेज बताएं आपको, मुझे उम्मीद है कि आप उस पर अमल करेंगे और आप जो है डेडिकेशन के साथ जो जो बातें हिमांशु जी ने बताई उसी पर आज से लग जाइएगा। अगेन हिमांशु, पूरी टारगेट फॉर IQ के परिवार की तरफ से आपको मैं कांग्रेचुलेशन करता हूँ।